हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जैसा आप सभी को पता है, डेली हम सभी प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो डेली के प्रैक्टिस सेट में हम आप सभी को इतिहास का करा रहे थे, ठीक है, हिस्ट्री करा रहे थे। हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें आपका चैप्टर 6 तक आपका कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 7, 8 और 9 को कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे की वीडियो में लेके चलेंगे और हम कल से आपका भूगोल लेकर चल रहे हैं। तो भूगोल में हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। आज हम चैप्टर 3 में लेकर चलेंगे। चैप्टर 3 आपका ग्लोब है। तो इस तरीके से जितने भी चैप्टर हैं उन्हें एग्जाम से पहले हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने का सबसे अच्छा ये है, आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये मिलेगा कि जैसे कि चैप्टर 3 आपका ग्लोब है। अब ग्लोब में आपका 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। अगर ग्लोब से आप जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लेते हैं तो ग्लोब से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर हम जितने भी चैप्टर हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद जो चैप्टर है उससे आपके 154 क्वेश्चन आए हैं, 133 क्वेश्चन आए हैं और ग्लोब से लगभग आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम 90 क्वेश्चन का पूरा हम मैराथन करेंगे। तो ग्लोब आज हम करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ने से ये फ़ायदा है कि हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते चलते हैं और आपको क्या होता है, चैप्टर भी नहीं पढ़ना होता है, चैप्टर भी आप पढ़ लेते हैं और जिससे आए सारे क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जो नए बच्चे हैं प्लीज़ वीडियो को आप अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं मतलब ए से डी में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है कि देशांतर की, बी है ग्लोब की, सी है आतपन की और डी आपका है अक्षांश की। जैसे कि आप ही किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। तो वो बच्चा पढ़ रहा है, अब उसे हम उष्णकटिबंध की संकल्पना समझाना चाह रहे हैं। अब बच्चे को क्या क्या जानकारी पहले क्या क्या जानकारी होना चाहिए, तभी वो उष्णकटिबंध समझेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, सही बताइएगा। ऑप्शन है कि ए, सी और डी, ऑप्शन बी है कि बी सी डी, ऑप्शन सी है कि ए बी डी, ऑप्शन डी है कि ए बी सी। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो बिल्कुल सही होगा कि बी सी डी, मतलब कि उस बच्चे को क्या पता होना चाहिए। अगर हम उसे उष्णकटिबंध पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए प्रॉपर, आतपन के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, अक्षांश के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के बारे में प्रॉपर उसे पता होनी चाहिए कि ये क्या है, तभी वो क्या करेगा, उष्णकटिबंध के बारे में पढ़ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। ये 2023 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका है कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे हों 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, आप कहाँ हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हैं। तो ऑप्शन ए है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी, ऑप्शन बी है कि बराबर दिन और रात होगा, ऑप्शन सी है कि सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी, ऑप्शन डी है कि निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। अगर 21 जून के बारे में आपको पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये भी देखिए 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी क्या होती है, रातें होती हैं। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक दक्षिणी है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूजन होगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, और रातें क्या होती हैं, सबसे लंबी होती हैं। लेकिन वहीं पे आप 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध, देखिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे 21 जून को तो लंबा दिन होगा, जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तब क्या होगा, छोटा दिन होगा। ये याद रखिएगा दिमाग में। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगर वही पूछ देता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी आप नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम उत्तर पर स्थित सभी स्थानों डैश पर होगा। ऑप्शन ए है सूर्योदय, बी है सूर्यास्त, सी है दोपहर, डी है अर्धरात्रि। तो आप सभी को पता है कि सूर्य जब आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है कब होता है, तो दोपहर में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन है कि विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है।
ऑप्शन है कि कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है उत्तर ध्रुव वृत्त और डी आपका है दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है, तो आपका उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर हम। क्वेश्चन आपका 5 है कि ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है, बी है कि ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, सी है कि ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं और ऑप्शन डी है कि यह स्थिर और न घूमने वाला है। ऑप्शन ए है कि केवल ए बी सी, ऑप्शन बी है कि केवल ए सी और डी, ऑप्शन सी है कि केवल ए बी डी, ऑप्शन डी है कि केवल बी सी डी। तो देखिए उत्तर दीजिए क्या होगा। आप सभी को ये देखिए ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं यहाँ से आप सभी बस यहाँ से अगर मैं 90 या 70 जो भी क्वेश्चन अगर होंगे आपके हम कंप्लीट करा देते हैं तो आपका 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा कम से कम 7-8 चैप्टर और बचेंगे तो उसको भी हम कवर कर लेंगे आपके एग्जाम तक। और जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस उतने में से पढ़ लीजिएगा, मैं गारंटी देती हूँ कि यहीं से आपको आएगा। लेकिन हाँ, जो हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेशन में से उसको आप लिख लिया करिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन हम बना के पढ़ते हैं वो याद रहता है। अगर हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो चीज़ आप लिख लेते हैं तभी याद होगा। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, केवल ए बी सी। तो देखिए ए क्या है हमारा है कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल या छोटा प्रतिरूप है, बी क्या हमारा ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, सही बात है, और सी हमारा क्या है कि ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, ये भी सही बात है। यह स्थिर और न घूम, ऐसा तो नहीं ना ग्लोब हमारा स्थिर मतलब स्थिर होता है, घूमने वाला नहीं होता है। आप सभी को पता है कि इस तरीके से होता है, यहाँ पे बना होता है, इसको हम चाहे जिधर घुमाते हैं ये घूमता रहता है, तो ये गलत बात हो गई। तो ए बी सी हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन 6 आपका है कि निम्न विशेषताओं में पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है कि दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ऑप्शन बी है कि इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, ऑप्शन सी है कि ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं, ऑप्शन ए है कि शीत कटिबंध, ऑप्शन बी है कि शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी है कि उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी है कि उत्तर में दक्षिण ध्रुव। तो देखिए 2 बार आपका पूछा गया है, 22 और 23 दोनों में आपको पूछा गया है। तो उत्तर दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान करना है। तो ताप कटिबंध में आपका क्या होगा। तो देखिए ये जो भी बातें कह रहा है वो आपको शीतोष्ण कटिबंध के बारे में कह रहा है कि दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, तो ये जब शीतोष्ण कटिबंध जो होता है वहाँ पर नहीं होता है कभी भी। यहाँ पर देखिए ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ पर सूर्य हमेशा क्या होता है, एक सेकेंड इधर बना देते हैं, देख लीजिएगा। देखिए यही है ना, तो यहाँ पर हम इसे ग्लोब बना दिए जो भी ऐसे, तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे बीचों बीच में क्या होता है, यहाँ पर अगर सूर्य है तो सूर्य की जो रोशनी है वो ऐसे पड़ती है, तो ये यहाँ पर जो कटिबंध होती है वो शीतोष्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूर्य होता है वो सीधा ऊपर नहीं जा पाता है और यहाँ पर उष्ण कटिबंध में सीधा जाता है, तो यहाँ पर धूप लगती है, बाकी जहाँ पर शीतोष्ण है वहाँ पर नहीं जा पाता है। तो ये हो गया। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, जब सूर्य का प्रकाश जाएगा यानी तो मध्यम ही रहेगा, और ये गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र हैं। तो ये भी बात सही है। तो उत्तर में गोलार्ध कर्क, यहाँ उत्तर हो गया आपका और नीचे दक्षिण हो गया, दोनों जगह पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा हम देखिए ये कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे कि कटिबंध कैसे होता है। तो देखिए पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो आपका होता है उष्ण कटिबंध, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा आपका शीत कटिबंध। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न सूर्य के वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए सूर्य में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है। और शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है, और इन क्षेत्रों का तापमान क्या होता है, मध्यम होता है। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों दे दिया है कि उष्ण कटिबंध क्या है, आपका शीतोष्ण कटिबंध क्या है। अब हमें ऊपर बता ही दिया है तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि भारत ग्रीनविच के मध्य 22.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व, सॉरी 22.5 नहीं है, 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। देखिए ये जब ऐसे 30 लिखकर ऐसे दे दिया, इसको मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच समय 1 बजा है अपराह्न के। तो ऑप्शन ए है कि 7:30 अपराह्न होगा, ऑप्शन बी है 6:30, ऑप्शन सी है कि 6:30, ऑप्शन डी है कि 7:30 होगा।
तो आइए इसका हम थोड़ा एक्सप्लेन करके देखेंगे। ये भी देखिए 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए भारतीय मानक समय, जो हमारा भारतीय मानक समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, IST के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे क्या होता है, आगे होता है। मतलब 5 घंटा 30 मिनट क्या होता है, जो हमारा मेन टाइम होता है उससे आगे होता है। यदि ग्रीनविच समय 1 बजा है अपराह्न के, तब भारत का मानक समय 6:30 बजेगा। मतलब ग्रीनविच में अगर 1 बचा है तो इसमें हम 5.5 घंटा ऐड कर लेंगे, तो 5 1 6 मतलब 6:30। एक सेकेंड, 45 से पहुंच गया। तो यहाँ देखिए बस आपको यही याद रखना है कि अगर आपका मीन टाइम दिया है, ग्रीनविच में मीन टाइम दिया है, तो उसमें 5.5 घंटा हम ऐड कर देंगे, तो हमारा जो होगा वो कौन सा समय मिल जाएगा, हमें भारत का मानक समय मिल जाएगा। ये याद रखिएगा। और भारत में 82 डिग्री 82.5 डिग्री ले लीजिए ईस्ट के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। और भारतीय मानक समय में गणना मिर्जापुर से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा से की जाती है, और इसे भारतीय मानक समय IST के रूप में देखा जाता है। देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा जो है 0 डिग्री है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। और इसे ग्रीनविच लाइन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से क्या होती है, गुजरती है, और जहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला भी स्थित है हमारा। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फिर से वही ग्रीनविच से ही पूछा गया सवाल आपका है। पूछा है आपसे कि जब ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वाह्न के बजे हो, तब 11:30 पूर्वाह्न देशांतर पर क्या बजे होंगे। अब यहाँ पर आप जोड़ने की कोशिश करिए कि अगर ग्रीनविच पे 6:30 बजा है, तो यहाँ पर क्या ऐड करना है, 5:30 ऐड करना है, 5:30 ऐड करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लगेंगे, ये हो गया आपका 06, ये 1 घंटा हो गया, और 6:5 11 हो गया। ठीक है, 11 घंटा 60 मिनट, तो यहाँ पर 30 मिनट आया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक आइडिया, सॉरी ये डिग्री में पूछा है, पश्चिम है कि उत्तर है। ठीक है, हम दूसरा बता दिया आपको। यहाँ देख लीजिएगा, जो हम बताए ना वो नहीं होगा, मैं कुछ और मैं ऊपर का बताने लगी। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे, तब 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे, तो ये 75 डिग्री पश्चिम पर बजे होंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि देशों के कालम का अक्षांशों के कालम से मिलान कीजिए। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भारत, कांगो गणराज्य, चिली। अब उत्तर बताना है कि ABCD में कौन सा सही है। चलिए उत्तर दीजिए। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर A विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहाँ जाएगा, आपका कांगो गणराज्य में जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा हमारा कहाँ से गुजरता है, भारत से होकर गुजरता है, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर हो गया आपका A, B का 1 हो गया, C का 3 मिला लीजिए, मकर रेखा, चिली। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो D है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर है कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब क्या लिखना है, महाद्वीप के आकार को अवरोही, एक होता है आपका आरोही, ठीक होता है, आरोही मतलब घटाना, अवरोही मतलब जोड़ना। ठीक है, आरोही अवरोही, या तो कह सकते हैं कि अवरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। एक सेकंड इसको क्लियर कर लीजिएगा, आरोही अवरोही। यहाँ देख लीजिएगा ना, अवरोही का मतलब क्या होता है कि ये आपका घटते क्रम में जाएगा, और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, उल्टा कर लीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर याद रख लीजिए, जैसे अवरोही लिख लिए, तो ये क्या आपका इतना बड़ा है, तो इसका उल्टा छोटा हो जाएगा, मतलब कि ये छोटे से, मतलब अवरोही और आरोही ये लिख लीजिए, पहले तो बता रहे हैं। ये ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आरोही अवरोही, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, और ये क्या है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो अवरोही पूछा है तो घटते क्रम में पूछा है, तो घटते क्रम में क्या होगा, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका,
बी है कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। सी है कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। डी आपका है कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। तो क्या होगा यहाँ पर उत्तर दीजिए। तो देखिए भाई यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम सभी। क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है। तो आप सभी को पता है कि जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है वो आपके 6.5 डिग्री साउथ पर है, याद रखिएगा। सॉरी 6.5 नहीं 66, आज मुझे हो क्या गया, मैं इधर उधर बोल रही हूँ। 66.5 डिग्री रहेगा, ठीक है, साउथ में। अब इसमें देखिए कहीं कहीं ईस्ट भी दे दिया, कहीं नॉर्थ दे दिया। अब आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होंगे, जैसे मान लीजिए ये 23.5 डिग्री साउथ दे दिया और ये 23.5 डिग्री आपको फिर यहाँ पे नॉर्थ दे दिया, या फिर यहीं पे जैसे ये 66.5 डिग्री साउथ दिया है तो 66.5 डिग्री नॉर्थ भी दे दे, तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो अवस्थित है वो 66.5 डिग्री साउथ पर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम सभी। अगला क्वेश्चन आपका 12 है। 12 में पूछा गया है कि किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन बी है स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन सी पर आइए चलते हैं हम सभी। ऑप्शन सी में आपका है कि स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। ऑप्शन डी है कि स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। तो उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जाएगा कि स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम सभी। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका फंसता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अभी हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा। ऑप्शन ए है 1 का अपराह्न होगा, बी का 1 अपराह्न होगा और सी में है कि 11 अपराह्न होगा, डी है कि 11 पूर्वाह होगा, ठीक है, पूर्वाहन होगा मतलब शाम का टाइम। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते उत्तर क्या होगा। देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर ध्यान से देखिएगा आप सभी, ताकि इससे आने वाले क्वेश्चन को आप सही कर पाएं। देखिए कहा है कि पृथ्वी क्या है कि लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। आप सभी को पर हमने कल बताया था, इसी से क्वेश्चन दिया था कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 2 घंटे में कितना घूमेगी, 3 घंटे में, और ये भी निकालने के लिए दिया था कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमेगी। तो हम लोगों ने निकाला था कि 360 बटे कितना किए थे कल, इंटू 100 किए थे, ठीक है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया था। तो इस तरीके से करके हम लोग 15 डिग्री निकाले थे। अब 15 डिग्री पश्चिम में समय 11 अपराह्न होगा, ठीक है, 1 मिनट, हाँ यहाँ तक पढ़े थे ना कि 15 डिग्री घूमती है। अब इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम में कितना समय होगा, 11 अपराह्न होगा, ठीक है। ग्रीनविच से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाने पर समय एवं दिन कमी आती है, इसका याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और जब आप पश्चिम में जाएंगे तो कमी आएगा, और जैसे आप पूर्व गोलार्ध की ओर जाने लगेंगे समय और दिन की क्या होगी, वृद्धि होने लगेगी, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। तो हम अपने आंसर देख ही लिया तो अब क्या ही छिपाना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही कि 180 डिग्री देशांतर के साथ चलती है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन 22 दिसंबर से संबंधित। चलिए 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन ए है कि कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती हैं। ऑप्शन बी है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ऑप्शन सी है कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ऑप्शन डी है कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब देखिए ऑप्शन में आइए हम चलते हैं। ऑप्शन ए है कि केवल कथन ए सही है। ऑप्शन बी है कि बी और सी कथन सही है। ऑप्शन सी है कि केवल कथन ए, बी, सी और डी सही है। ऑप्शन डी है कि केवल कथन सी और डी सही है। तो क्या उत्तर होगा आप सभी दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि 22 दिसंबर से संबंधित कथनों पर विचार करना आपको।
तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है कि कथन सी और डी क्या है, सही है। 22 दिसंबर क्या है कि 22 दिसंबर में आपको जो दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी क्या होती है, प्राप्त होती है। और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर में ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन जिस गोलार्ध में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, अभी के टाइम क्या है, ठंड है। अब 22 दिसंबर के टाइम ठंड ही रहेगी, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे तो ग्रीष्म ऋतु रहेगी। थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर दें तो इसमें कुछ दिया नहीं है, देख लीजिएगा। इसमें दिया कि सूर्य के उत्तरायण होने पर दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ये याद रखिएगा कि उत्तरायण होने पर कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगा कि सबसे छोटा दिन होगा और जो सबसे लंबी रात होगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य का रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य दक्षिणायन की होने पर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए है कि गांव और शहरी इलाके, बी है कि राज्य और देश, सी है कि महाद्वीप और सागर, और डी है कि विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो यहाँ देखिएगा बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं। तो जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो गांव और शहर इलाकों को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि अपनी कच्ची समतल का पृथ्वी के अक्ष का झुकाव मतलब आंती कोण क्या है। झुका या आंती कोण क्या है। तो ऑप्शन ए है कि 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है कि 45 डिग्री, ऑप्शन डी है कि 66.5 डिग्री। तो आप सभी को पता है कि अपनी कच्ची समतल पर पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है वो आपका 66.5 डिग्री है। तो डी को सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे हम, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें भी क्या दिया है कि जो अपने कच्ची समतल पर पृथ्वी अक्ष का जो झुकाव है 66.5 डिग्री है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकती है वो कितना होती है, 23.5 डिग्री होती है। इस झुकाव के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन है कि जब हम भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा मतलब 149 डिग्री 7 पूर्व की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें, ये पूछा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है कि लगभग 5 घंटे गवाएंगे, लगभग 10 घंटे गवाएंगे, सी है कि लगभग 15 घंटे गवाएंगे, डी है कि 5 घंटे अर्जित करेंगे। तो जब हम भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा की यात्रा अगर आप करेंगे तब हम अगर घंटे गवाएंगे या अर्जित करेंगे, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही होगा कि हम 5 घंटे क्या करेंगे, गवा देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर होता है क्या कि भारतीय शहर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा की यात्रा करने में लगभग 5 घंटे की समय में क्या आती है, आपकी कमी आती है। जब कमी आएगी तो हम क्या करेंगे, उससे 5 घंटे गवा देंगे। 19 पर चलते हैं हम सभी। 19 में क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए कथनों को ए बी को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन है कि 21 जून को उत्तर अयनांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन बी है कि दक्षिण अयनांत 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए है कि ए और बी दोनों सही है, बी है कि ए बी दोनों गलत है, सी है कि ए सही है बी गलत है, डी है कि ए गलत है लेकिन बी सही है। तो आइए उत्तर हम इसका देखेंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि ए बी दोनों गलत हैं। तो ये दोनों गलत है तो इन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देखेंगे, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे। कहना क्या चाहता है कि देखिए 21 जून को सूर्य की उत्तर की ओर अयनांत होता है। क्या होता है, अयनांत। तब कर्क रेखा पर सूर्य की किरण क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं। अभी हमने बताया कि उत्तरी में क्या होगा, सर्वाधिक लंबे होंगे, लेकिन दक्षिणी में क्या होता है कि छोटा दिन हो जाता है। और 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, शीत अयनांत होता है। जब किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो दोनों क्या कथन असत्य हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मकर रेखा पर, तो यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम ग्लोब पर चलते हैं। हम ग्लोब से ही क्वेश्चन पूछ दिया है कि ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ऑप्शन बी है कि ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना होता है। ऑप्शन ए केवल ए सही है, बी है कि बी सही है, सी है कि ए बी दोनों सही है, डी है कि न तो ए न तो बी। अब यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं कि उत्तर क्या होगा हमारा। चलिए, ये 2023 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है।
तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ग्लोब पर देश, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। और देखिए ये केवल एक भाग को नहीं दिखाता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। ठीक है, तो ए सही, न तो ए तथा बी दोनों सही है, बी ए तो गड़बड़ हो गया। चलिए गड़बड़ नहीं हुआ, केवल ए सही है, बी गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। देखिए फंसा के कितना दिया है, तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल ए सही है। यहाँ पर इसको दे देना चाहिए था कि ए सही बी गलत, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ दिया न तो ए सही न तो बी सही, ए तथा बी दोनों सही। ये भी एक ऑप्शन अगर और देते था तो ए सही बी गलत हो जाता। अब नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन क्या लगाना, ऑप्शन नंबर एक लगाइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा साउंड चल रहा होगा, आप सभी एडजस्ट करिएगा, क्योंकि हमारे खिड़की से पूरा साउंड हमारे रूम तक आता है आवाज़। तो इस टाइम गाना चल रहा है नशे में कौन नहीं है आज भला, क्या ही बताएं इन लोग को हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हम आइए देखते हैं क्या दिया गया है कि देशांतर यामोत्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि सभी देशांतरी यामोत्तर में लंबाई समान होती है। ऑप्शन बी है कि प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। ऑप्शन सी है कि भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यामोत्तर को निरूपित करती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि केवल ए और बी सत्य है। ऑप्शन बी है कि केवल बी और सी सत्य है। ऑप्शन सी है कि केवल ए सत्य है। ऑप्शन डी है कि केवल बी सत्य है। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, जो उत्तर होगा हम आइए उत्तर को दिखा देते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही होगा कि ए और बी दोनों सत्य हैं। अब देखिए ए भी सत्य है, लेकिन सी को देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन दिया है ना, कि यहाँ पर देख सकता है कि ए भी सत्य है लेकिन सी सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग दिया है। तो देखिए सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ये बात सही है। और यामोत्तर का जो मान होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है, ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है कि क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्षा में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। ऑप्शन बी है क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। सी है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। डी है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण। तो उत्तर दीजिए। देखिए 2023 में ना जो ये ऑनलाइन पेपर आपके हुए हैं, इसमें बहुत फंसा के क्वेश्चन दिया था और ऑप्शन भी बहुत सारे फंसाए हुए थे, बच्चे बहुत कम पास हुए थे इसमें। तो आप सभी जैसे इस तरीके से भी क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे फंसाता है, फिर जैसे आए आप कर लेंगे। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, यही ऑप्शन देंगे, यही क्वेश्चन देंगे, इसी को दोबारा दोहराएंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए आइए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंध क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सूर्य के ऊपर होता, सिर के क्या होता है, ऊपर होता है। तो हमने जैसे बता दिया कि यहाँ पर ये सूर्य हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि ठीक एक बार क्या होता है, सर के ऊपर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 के बाद 23 पर चलते हैं। 23 में क्या पूछा गया आपसे कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खोलने का समय 9 पूर्वाह्न है। पूर्वाह्न है मतलब भारतीय मानक समय है। और जो यहाँ पर देहरादून के समीप मतलब 78 डिग्री पूर्वी देशांतर और दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा है, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको दे दिया तो आप नहीं लगा पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन दे दिया आप रट लीजिए। मान लीजिए आपको अगर आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप रट लेंगे। अगर 2 बार इस क्वेश्चन को देखे भी हैं, रटने की बात छोड़िए, 2 बार देखिए तो आप जाके वहाँ पर सही करके आएंगे। ऑप्शन ए है कि 8:42 पूर्वाह्न और 9:37 पूर्वाह्न का क्रमशः। बी है कि 9:37 पूर्वाह्न और 8:42 पूर्वाह्न का क्रमशः। सी है कि 9:18 पूर्वाह्न और 8:23 पूर्वाह्न क्रमशः। डी है कि 8:23 पूर्वाह्न और 9:18 पूर्वाह्न क्रमशः। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी को। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम देखेंगे आखिर ये निकला कैसे है, देखिए यहाँ निकाले कैसे, इसको भी देख लेते थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का जो समय होता है 9 पूर्वाह्न, मतलब भारतीय मानक समय ये 9 पूर्वाह्न, ठीक है। अब देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय खुलने का समय जो है
8:42 पूर्वाह्न और 9:37 पूर्वाह्न क्रमशः। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है कि हम आपको बता दें। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं ना, देखिए इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। तो क्या ए है कि 20 डिग्री पूर्व पे, 20 डिग्री पश्चिम पे, 30 डिग्री पूर्व पे, 30 डिग्री पश्चिम पर। तो चलिए इसका उत्तर आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि 30 डिग्री पश्चिम पर। देखिए जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न और 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर बजेंगे। ठीक है, तब 9 पूर्वाह्न मतलब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजेंगे, तो जो आपका 30 डिग्री का आपका क्या होगा, पश्चिम होगा, वहाँ पर बजेंगे। 24 के बाद हम 25 पर आ जाते हैं। देखिए ये चैप्टर थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन तो पढ़ना तो है ही, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन है कि दक्षिण गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है, उनका चुनाव कीजिए। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। ऑप्शन बी है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून का होता है। ऑप्शन सी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा केवल सी। बी का है कि केवल ए तथा बी, सी का केवल ए तथा सी, डी का केवल बी तथा सी। तो उत्तर दीजिए आप सभी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा कि केवल बी तथा सी। तो बी और सी सही है। बाकी यहाँ पर जो लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में होता है। अभी हमने आपको बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, लंबा होगा। तो आइए इसका थोड़ा हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। 26 पर चलते हैं। 26 में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए है कि भौतिक मानचित्र, बी है राजनीतिक मानचित्र, सी आपका है कि कथपरक मानचित्र, डी आपका है प्राकृतिक मानचित्र। देखिए हमारी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, तो आप सभी आवाज़ थोड़ा अगर स्लो लग रही होगी तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैराथन देना था, बस इसलिए हमें पढ़ाना था, नहीं तो आज बिल्कुल मन नहीं था कि आपको मैराथन दे, क्योंकि हमने कल कहा था। तो हिस्ट्री का भी देना था आपको, भूगोल का भी देना था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो इतने दिन में इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब से हम 2-2 घंटे की क्लासेस नहीं लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ए में क्या है, भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र, आइए थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि आखिर है क्या। अब देखिए इसमें बहुत तरीके के मानचित्र आते हैं। अब इसको हम थोड़ा ऐसे ही करके देखेंगे, किस मानचित्र में क्या क्या आता है इसको देखेंगे। देखिए भौतिक मानचित्र का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। और मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र हमारी क्या है, विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक, आप सभी को पता है। अब मानचित्र के अलग अलग प्रकार हैं। पहला तो हो गया भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र में क्या है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, जैसे आपका हो गया पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, इन सबको जो दर्शा रहा है वो आपका भौतिक मानचित्र है। या इसको क्या कहते हैं, उच्चावच मानचित्र कहेंगे, ये भी कहेंगे। अब आइए अगला मानचित्र देखते हैं। दूसरा मानचित्र हमारा क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है। इसमें क्या क्या हम दर्शाते हैं, राजनीतिक में आपको जैसे राज्य हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया, विश्व हो गया और विभिन्न देश हो गए, वह राज्य तथा उनकी सीमा को दर्शाने वाले को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। तीसरा मानचित्र हमारा क्या आता है कि थीमेटिक मानचित्र आता है। और थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है आपका कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कैसा किसका, जैसे सड़क हो गया, सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, मानचित्र वन तथा उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो इस प्रकार मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, थीमेटिक। अब आगे आइए चलते हैं। अब ये मानचित्र 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। पूछ सकता है कि मानचित्र के कितने घटक है, तो 3 घटक है। कौन कौन सी, दूरी हो गया, दिशा हो गया और प्रतीक हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 27 पर। हम क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि भारत में निम्नलिखित सरकारी स्कूलों कार्यालयों में खुलने का समय पूर्वाह्न के 9 बजे है, मतलब भारतीय मानक समय है। अब चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा।
अब आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा हम सीधे सीधे बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी होगा कि 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न क्रमशः होगा। ये भी आपका 2023 में आया है। देखिए 2023 में बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना जब ये ऑनलाइन पेपर लेते हैं तो इनको क्वेश्चन नहीं मिलते, क्वेश्चन बनाते हैं। अब 2023 से हमारा सीटेट भी क्या हो गया, खतरनाक हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे 2023 के पहले के जो पेपर आते थे थोड़े आसान आते थे, लेकिन 2023 में 1 महीने पेपर चला और 1 महीने पेपर चलने की वजह से इतना ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया है कि वो कहीं से भी उठा के दे देते हैं। फिर हमारा दिमाग घूमने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये आपका है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण आपका है क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी आपका है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी आपका है कि ए गलत है परंतु आर सही है। अब आइए हम उत्तर दिखाते हैं आपको कि होगा क्या। यहाँ पर उत्तर आप सभी देख लीजिएगा कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। ये देखिए 2 बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, तो बी सही होगा। एक सेकेंड, उत्तर देख लीजिएगा, बी ही सही होगा। हाँ, बी सही होगा। अब बी में क्या दिया गया कि ए और आर दोनों सही हैं। ये बात सही है कि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है आपका और उत्तरी ध्रुव बीच के बीच में बहुत ठंड होती है। क्या कारण है आप सभी को पता है कि जब सूर्य की किरणें जब तिरछी ऐसे पड़ेंगी तो ये क्या होंगी कि यहाँ पर धूप कम जाएगा। जब धूप कम जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ठंड तो होगी ही और ऊष्मा भी कम देती है वहाँ पर जब धूप कम जाता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर लीजिएगा और हमारा जो कारण है वो सही एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, भी आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। अब देखिए 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर पूछा है तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इनका क्या करेंगे, इसको आपको निकालना है, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर होता क्या है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है कि प्रति घंटा या 15 डिग्री तथा 1 डिग्री प्रति 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, लेकिन 1 डिग्री प्रति 4 मिनट में। 15 डिग्री क्या है, कितने घंटे में घूमती है, 1 घंटे में। अब 1 मिनट में कितना घूमती है, तो 1 डिग्री प्रति 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में कितना घूमती है, ये याद रखिएगा बस कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ये याद रखिएगा। अब होता क्या है कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो इस प्रकार दिए गया प्रश्न में ग्रीनविच के 60 डिग्री क्या है, पश्चिम में स्थित है। 60 डिग्री कहाँ है, पश्चिम में है। अब देशांतर पर हम समय देखेंगे तो मतलब कि 4 गुणे 60 कर लेंगे, 240 मिनट पीछे होगा। अब मिनट को क्या करेंगे हम, घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब जैसे ही भाग हम देते हैं हमें 4 घंटा मिल जाता है। अब आते हैं, अब जैसे 60 डिग्री आपका देशांतर पर हो गया तो 10 पूर्वाह्न है दिया है, तो जीएमटी पर 10 + 4 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर घंटा कर देंगे। ठीक है, तो 10 के बाद अगर हम प्लस कर देते हैं तो 10 × 4 = 14, अगर भी हम करते हैं तो 12 के बाद क्या आता है, 13, 13 के बाद क्या आता है, 14, मतलब 2 बजेगा आपका। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप डैश डैश पर खड़े हैं। ऑप्शन है कि विषुवत वृत्त पर, बी है कि उत्तरी ध्रुव पर, सी है कि मकर रेखा पर, डी है कि दक्षिणी ध्रुव पर। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं कि अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कितने पर, कहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ आप समझ जाइए कि आप विषुवत वृत्त पर खड़े हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके देख लेंगे ताकि आपको सही से समझ में आए। तो देखिए आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो यहाँ होता क्या है, तो आप विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे और यह काल्पनिक वृत्त जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये काल्पनिक वृत्त यहाँ पर आपका है, तो ये दक्षिण में बांट दिया आपका, नीचे एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये 2 भाग में बांट दिया आपका, एक दक्षिण और एक उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, अब विषुवत वृत्त कहलाता है,
यही जो ये आपका उत्तर दक्षिण में बांट दे रहा है, यही आपका विषुववृत्त है, ठीक है। और यह पृथ्वी पर जहाँ स्थित है, जहाँ सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब यहाँ पर सूर्य है तो इसकी जो किरण है वो लंबवत पड़ेगी। और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर व 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर। तो याद रखिएगा कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। आगे पर चलते हैं हम, आगे क्वेश्चन पर 31 पर चलते हैं। 31 में दिया गया आपसे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए आपका है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर काल्पनिक रेखा है। बी है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी सही है, ए बी गलत है। उत्तर दीजिए क्या होगा। ये भी देखिए 2023 में ही पूछा गया है। कैसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2024 में भी आपको इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो ये लोग ना, जो अभी देखिए 2011 से लेकर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, 2011 से लेकर अगर 2015 या 16 तक क्वेश्चन करें तो वहाँ से ये बहुत कम 16-17 तक बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर इधर आ जाइए 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ से ये ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर है देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ये बात सही है। और जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी तिथि रेखा होती है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी बात सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। तो अंतर्राष्ट्रीय के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए क्या है कि एक तो ये काल्पनिक रेखा हमारी है, एक तो क्या करती है प्रशांत महागाजर करें गाजर से महासागर से, ठीक है। और तीसरा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय का जो अंतराल होता है ठीक 12 घंटे का होता है। ये याद रखिएगा, ये भी दे सकता है। अगर मान लीजिए ये दोनों दे दिया तो अब की बार ये दोनों दे दे। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई यह काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक रेखा है। तो इसलिए हमारा दोनों सही होगा, वहाँ पर हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन 32 पर। 32 पे दिया गया आपका फिर से कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, हमने बताया भी। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व का में समय होगा। हमें अभी इस तरीके के सवाल देखे हैं, तो आइए फिर से इस तरीके के सवाल को हम देख लेते हैं। होता क्या है, देखिए पृथ्वी में 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व में समय 2 अपराह्न होगा। मतलब यहाँ पर देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 30 में 2 घंटे घूमेगी, ये हो गया ना। तो वहाँ पर 12 बज रहा है तो 2 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए, आइए बताते हैं। देखिए होता क्या है कि 1 घंटे में अगर 15 डिग्री घूमती है तो 2 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तक 30 डिग्री पूछा है, तो 30 डिग्री का मतलब कि 2 घंटा हो गया। 1 घंटा 15 डिग्री 1 घंटा, मतलब 30 का मतलब 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटा में इसमें 12 में जोड़ देंगे, बस इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, ये सही हो गया अपराह्न, ठीक है। जब पूर्व में है तब क्या हो गया हमारा, अपराह्न हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 के बाद 33 पर चलते हैं। 33 में आपसे क्या कहा गया है कि भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बी है 78 डिग्री 30 मिनट पूर्व, सी है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, डी है कि 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो हमने अभी बताया जो हमारा भारतीय मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर आधारित है। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिएगा कि जो हमारा भारतीय मानक समय होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मानक यामोत्तर पर आधारित है, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो हमारी है वो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। गुजरती कहाँ से ये भी पूछ सकता है, तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश आपका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये कहाँ कितने राज्य से, कुल 5 राज्य से आपकी गुजरती है। ये याद रखिएगा कितने राज्य से गुजरती है, कुल आपके 5 राज्य से गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आगे चलते हैं 34 पर। थोड़ा आपको आवाज़ सही नहीं लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा दिक्कत है, तबीयत नहीं सही है, तो आवाज़ आपको थोड़ा अलग आ रही होगी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।
क्योंकि हम आपको सीरियसली बताएं, मैं बैठ के और सो के पढ़ा रही हूँ। हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो हमें ही पता है। एक बार मैं लेट के पढ़ा रही हूँ, एक बार बैठ के, क्योंकि आपको मैराथन देना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और इस समय मैं आपको लेट के और मोबाइल हाथ में लेकर बस पढ़ा रही हूँ ऐसे, क्योंकि आपको 2-2 घंटे, और मैं सोच रही थी इतिहास भी ख़त्म कर दें, उसके बाद पेडागोजी भी कर देंगे। और देखिए जो सीडीपी हमने पढ़ाई ना आपको, वहाँ से आप कर लेंगे उतना तो हो जाएगा। बाकी टाइम मिलेगा तो हम सीडीपी का भी आपको, जो 6 to 8 वाले बच्चों का सीडीपी है वो ज़्यादातर इस टाइम पढ़ा देंगे, क्योंकि जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं उनके लिए उतना काफ़ी हो चुका है। अब बाकी जो बात है 6 to 8 में जो बच्चे भरे हैं उनको थोड़ा और हाई लेवल का चाहिए, तो उनको हम 8-10 वीडियो और प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो एग्ज़ाम में उन चीज़ों को देख सकें। तो चलिए, क्वेश्चन आपका है कि विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कि विषुवत वृत्त क्या हमारा है कि एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब के 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन बी है कि विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। ऑप्शन सी है कि विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। ऑप्शन है कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, केवल बी सी सही है। तो अब देखिए विषुवत वृत्त के बारे में पूछा है तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर केवल, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो मतलब बी सही है, तो ये कर लीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम विषुवत वृत्त के बारे में देखेंगे कि कैसे क्या है। देखिए जो विषुवत वृत्त हमारा होता है वो पृथ्वी की सतह पर क्या है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित है। और ये कैसा है, हमारा विषुवत वृत्त कैसा है कि काल्पनिक रेखा है। हमने अभी दिखा ना, यहाँ पर ऐसे था और ऐसे डट डट था, तो ये हमारा विषुवत वृत्त है। और यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। आप सभी को पता है, हमने बताया कि यहाँ उत्तर हो गया और यहाँ पर आपका दक्षिण हो गया, तो यही हमारा क्या है, रेखा काल्पनिक जो है यही बांटती है। तो इसी को हम विषुवती रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। तथा यह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य उभार पर स्थित पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहते हैं। ये यहाँ पर आपका पूर्व हो गया और यहाँ पर पश्चिम हो गया, तो यहाँ से खींची गई ये एक रेखा आपकी है। ठीक है, और ये रेखा कैसी है आपकी, काल्पनिक है। तो इस विषुवत वृत्त सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, तो ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा भी है और ये काल्पनिक है। ये क्या करती है कि इसको क्या करती है, पृथ्वी को 2 भाग में बांट देती है, एक उत्तर और एक दक्षिण बांट देती है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी देखिएगा क्या पूछा है कि यामोत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यामोत्तर, देखिए यामोत्तर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कि यामोत्तर रेखाएं हैं, बी है कि विषुवत वृत्त पर समांतर रेखाएं हैं, सी है कि अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि ए बी सही है, बी है कि बी तथा सी सही है, सी है कि ए तथा सी सही है, डी है कि ए बी सी सभी सही हैं। अब देखिए यामोत्तर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना आपको। तो यामोत्तर क्या है, आइए हम देखते हैं। यामोत्तर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यामोत्तर बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि ए सी सही है। ए में क्या है कि यामोत्तर क्या हमारी देशांतरी रेखाएं, तो ये बात सही है कि ये देशांतरी रेखाएं हैं। सी क्या कह रहा है कि अब ये समांतर रेखा है, नहीं। विषुवत वृत्त की समांतर रेखाएं हैं, नहीं। यामोत्तर रेखा देखिए, विषुवत वृत्त तो ऐसे ऐसे रहती है, लेकिन यामोत्तर रेखा ऐसे ऐसे रहेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगी, तो ये कैसे समान हो सकती है। ठीक है, तो ये सही हो गया। और ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, ध्रुवों में पर शून्य हो जाती है। ये सही बात है कि जैसे कि ये विषुवत रेखा ऐसे हम खींचते हैं, अब यामोत्तर रेखा हम ऐसे खींचेंगे, तो जब ध्रुवों के ध्रुव साइड जाएंगे, जैसे ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ध्रुव के बीच की इनकी तरफ की दूरी होती है, ये क्या होती है, घटती है। देखिए यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जाते जाते ये घट जाती है। जब घटती है तो ये सब एक ही में साथ में मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं हम, आखिर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए यामोत्तर रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, आप सभी को पता है। और उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, देशांतर के अंशों, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, ये याद रखिएगा। और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा
मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच के ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, घटती जाती हैं तथा ध्रुवों पर क्या होती है, शून्य हो जाती हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा, इसको इतना मत पढ़िए, सीधे सीधे हमने जो बता दिया वही पढ़ लीजिए, क्योंकि जो यामुत्तर है, जो ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का हमको बनाना है, तो यहाँ पर जो ऐसे रेखा जाती है सीधे सीधे, ये आपका हो गया कौन सा वृत्त हो गया, विषुवत हो गया, जो भी हमने ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनाया था। फिर जो ऐसे ऐसे बनता है ना, ऐसे 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 इधर इधर, जैसे अपनी देसी भाषा में समझ लीजिए, ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे। तो ये क्या करती है, ये ध्रुव हो गया यहाँ पर और यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ पर जा रही हैं, तो इनके बीच की जो ध्रुवों के बीच की दूरी वो कम होती जा रही है। तो ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, शून्य होती जा रही है। जब शून्य हो रही है तो क्या एक ही पे ये ऐसे से मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, तो ये शून्य हो जा रही हैं। तो बस यही बता रहा है। आगे चलते हैं 35 के बाद 36 पर। तो देखिए हम ना केवल 50 क्वेश्चन ही आज करेंगे, क्योंकि थोड़ा तबीयत नहीं सही लग रहा है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिस्ट्री भी आपको पढ़ाना है। तो हिस्ट्री की भी आपकी मैराथन आएगी 1 घंटे की, तो थोड़ा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री आपको पढ़ा देंगे। लेकिन इसमें देखिए आपको इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन मतलब 99 क्वेश्चन है, तो 50 आज पढ़ लीजिए, 50 कल पढ़ा देंगे आप सभी को। फिर बाद में जो भी रहेगा हम उसको देखते हैं, पढ़ा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। 36 है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डैश डैश कहा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि क्या कहते हैं, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन 37 है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है कि उत्तर ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में स्थित है। बी है कि मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। सी है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त विषुवती रेखा के 23.5 दक्षिण में स्थित है। डी है कि कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर जो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेते हैं। बी जो हमारा है वो बिल्कुल सही होगा कि मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 37 के बाद 38 पर चलते हैं। 38 में क्या पूछा गया है कि यदि ग्रीनविच यामुत्तर में समय दोपहर के 12 बजे का है तो आपका 45 डिग्री पूर्व देशांतर में समय क्या होगा। तो 1 घंटे में क्या होता है, 15 डिग्री का होता है। तो इसी तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि वही चीज़ें आपका सेम फिर से दिया गया है, ठीक है। तो 20 से होगा कि 3 बजेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे ना ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। तो अब ये क्या हो गया कि 45 डिग्री है, तो अगर कि 1 घंटे का 15 होगा, 15 तियाँ क्या हो गया 45 हो गया, तो 3 घंटे, तो 3 घंटे इसमें जोड़ देंगे तो 3 बजेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अभी हमने आपको बताया था कि 1 घंटे, बस याद रखिएगा कि 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री दिया है, तो इसमें क्या करेंगे 15 तियाँ 45, तो 3 आ गया। अब 3 आ गया मतलब इसको ना बस 15 से काट दीजिए, 45 को 3 आ गया, 3 आएगा तो 12 में 3 को प्लस कर देंगे, तो जितना टाइम होगा उतना टाइम आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 में 39 है कि जब हम एक भारतीय शहर के जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे। कहाँ पर पूछ रहा है कि जापान की राजधानी टोक्यो में, तो तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय, आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर देंगे। अब टोक्यो के बारे में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो टोक्यो में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 घंटे हम गवाएंगे, ठीक है। देखिए कहीं अर्जित कर रहा है, कहीं गवा रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ जाएंगे तो गवाएंगे, कहाँ जाएंगे तो अर्जित करेंगे। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि जो हमारा हम एक भारतीय शहर मतलब मानिए दिल्ली से क्या जापान के टोक्यो शहर मतलब जापान की हमारी राजधानी ये है, जो कि 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व में है, तो की यात्रा करते हैं। तब दिल्ली में दोपहर के क्या बजे होते हैं, 12:30 बजे होंगे, तो उस समय टोक्यो में 4 बजे होते हैं। तो हम ग्रीनविच मानक समय के अनुसार 4 घंटे मतलब 3 घंटे 30 मिनट समय गवाएंगे। तो यहाँ पर कितने घंटे समय गवाएंगे, 3 मिनट 30, यहाँ मिनट दे दिया है, तो लगभग अनुसार लगभग 4 घंटे ये हो गया आपका, ठीक है। ये देख लीजिएगा समय गवाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 घंटे गवाएंगे, ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 40।
40 में आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर दे लेंगे। बी है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। सी है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय भाग दोनों से होकर गुजरती है। डी है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। तो आइए उत्तर हम देख लेते हैं। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, आप सभी को पता है कि ये जो तिथि रेखा होती है ये केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? जल से गुजरती है। तो जल में कहाँ? जैसे प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। कहाँ खींची गई है? जो आपका प्रशांत महासागर है वहाँ पर उसके महासागर के बीचों बीच कितने देशांतर पर? 180 डिग्री देशांतर पर। किधर से किधर? उत्तर से दक्षिण। जैसे ये उत्तर हो गया यहाँ से, ये दक्षिण हो गया यहाँ तक खींची गई है। और फिर यहाँ पर होता क्या है कि विश्व भर में एक रूपता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई। मतलब ये ना हो कि हमारे यहाँ सुबह हो रहा है, वहाँ शाम हो रहा है, वहाँ शाम हो रहा है, दोपहर हो रहा है, कई बहुत चीज़ें ऐसे हैं। तो ये एक रूपता दिखाने के लिए खींची गई हैं। और यह जैसे कि टाइमिंग का जो सिस्टम हमारा इधर उधर रहता है उसके लिए यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होते हुए विश्व के 2 भाग में बांटती है। विश्व को क्या करेगी? मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे 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 होते थे, विश्व को 2 भाग में बांट देती है। और ये एक सीधी रेखा में होती तो एक ही दिन में एक ही स्थान पर 2 तिथियां हो जाती। मतलब एक ही दिन में, मतलब कि जैसे आज 26 तारीख है तो हमारे यहाँ 26 रहता, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ 27 रहता। अगर ये सीधी रहती तब। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तब तो समझिए कि ठीक ठाक है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 41 पे हम। देखिए आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो फिर आज थोड़ा तबीयत नहीं सही लग रहा, नहीं हो पाएगा। मैं ज़बरदस्ती करी तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे आपको समझा नहीं पाएंगे। तो हम कल इसके जो 60 क्वेश्चन बचे हैं ना, हम उसको कल कर लेते हैं। और बाकी हिस्ट्री का मैं थोड़ा रेस्ट करके आपको हिस्ट्री का भी दे दूँगी क्वेश्चन। और इसमें 60 क्वेश्चन है, इसको कल कर लेंगे। बाकी के तो फिर ये कल चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा तो 4, 5 लेके चलेंगे। फिर एक में यहाँ पर 2 चैप्टर में आपको ज़्यादा है, एक में 153 क्वेश्चन शायद हैं। एक मिनट आपको दिखाई देते हैं हम, तो देख लीजिएगा आप सभी। एक में आपके हैं कितने क्वेश्चन हैं, हम एनालिसिस वाले में देख के आपको बता देते हैं कितने क्वेश्चन हैं, ताकि आपको संतुष्टि रहे कि क्वेश्चन हमारे कैसे खत्म होंगे। तो आइए यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक ही दिन में ख़त्म करने का। यहाँ 99 था तो आज हो नहीं पाया। आज आपके 40 ही क्वेश्चन हो गए। बाकी आपके जो 60 हैं हम करवा देंगे। 60 है 59 क्वेश्चन जो भी बचे हैं उसको करवा देंगे। बाकी 154 क्वेश्चन बचेगा। ये हमारा टारगेट रहेगा 154 वाला कि हम एक दिन में करें। कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दिन में इसको कंप्लीट कर पाएँ। और एक दिन में इसको हम कंप्लीट करके ये वीडियो हम रात में ही अपलोडिंग पर लगा देंगे, ताकि वो धीरे धीरे अपलोड होता रहे, आपके यहाँ पहुँच जाए। क्योंकि हमें ना थोड़ा नेटवर्क का इशू भी है, वीडियो बनाना है, फिर हम 3rd फ्लोर पे जाएंगे तब आपका वीडियो अपलोड होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। फिर हम घंटों घंटों वेट करते हैं। कभी कभी आपकी वीडियो लेट क्यों हो जाती है? जैसे हमारी टाइमिंग है कि हम 5 बजे और 7 बजे के बीच में वीडियो देना। कभी कभी 7, साढ़े 7 बज जाता है, क्योंकि वो हमारा वीडियो बन जाता है लेकिन अपलोड नहीं हो पाता टाइम पर, तो ऐसा होता है। तो इधर 73 है तो ये एक दिन में ख़त्म करेंगे, इसको भी एक दिन इसको भी हम देखते हैं। सारी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में ख़त्म करके आपको सब बता दें, ठीक है। 15 से पहले हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और आप सभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ों को दोहरा लेंगे। देखिए पढ़ाना मेरा जो है मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है तो आपको दोहराना है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए आराम से, और एक बार आप 2x पर करके देख लीजिएगा। 2x पर करके देख लेंगे चीज़ें आपको ना रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। पढ़ते चलिए और पीछे की चीज़ें मैं जितना कराती जा रही हूँ उसको 2x पे रिवाइज करते चलिए। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और आप जितने भी सोशल मीडिया से जहाँ भी आप जुड़े हुए प्लीज़ वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।